Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today in this video, I'm gonna start your topic that is neoliberalism and Indian democracy. Okay? So सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का ओवरव्यू क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूलिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है? देन बात करेंगे कुछ की रिफॉर्म्स के बारे में, है ना? देन बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं न्यूलिबरलिज्म के हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर. Okay, so before starting this video, like this video and subscribe my channel for more updates. Let me start now this video. So first of all बात करते हैं न्यू लिबरलिज्म के बारे में. तो जो न्यू लिबरलिज्म है, सबसे पहले आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस टर्म के आगे भी ISM लास्ट में लगा होगा ना, ISM, वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, ठीक है? मतलब कि एक आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि कुछ ओपिनियंस जो होते हैं उसमें, मतलब कि लोगों का जो बिलीफ होता है, ओपिनियंस होता है, उसको हम आइडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो न्यू लिबरलिज्म एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो एम्फसाइज करती है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. डेरेगुलेशन मींस कि डेरेगुलेशन का मतलब है कि जैसे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रूल है उनमें रिलैक्सेशन होना, ठीक है. नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन होना. रिड्यूस मींस कि गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमी में मेनली वो रिड्यूस होना इकोनॉमी में, दैट इज को उसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म, ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट था न्यू लिबरलिज्म का, इसने मोमेंटम गेन किया ग्लोबली 20th सेंचुरी में. ओके, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ जैसे कि मार्गरेट थाचर हो गए इन यूके में एंड रोनाल्ड रेगन के टाइम पे, इसने जो है एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस को गेन किया, किसने? न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने, ठीक है. सो देन बात करते हैं न्यू लिबरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है. सो न्यू लिबरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है एक सेट होता है पॉलिसीज का, जो कि रिस्ट्रक्चर करता है गवर्नमेंट के रोल को इन द फेवर ऑफ, मतलब मार्केट ड्रिवन अप्रोचेस के जो फेवर में जो गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, उसको रिस्ट्रक्चर करना, दैट इज न्यू लिबरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. तो इंडिया में जो रिफॉर्म्स थे वो प्रोमिनेंट बने, मींस कि उन्होंने इंपॉर्टेंस को गेन किया आफ्टर 1991 जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडिया, उसके बाद, ठीक है. जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए स्टेट के कंट्रोल को इकोनॉमी में और एनकरेज करने के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को. ओके, अब बात करते हैं कुछ की रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. मींस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है कि रिमूवल हो गया रिस्ट्रिक्शंस का, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, कंपनीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की, उनको उनका रिमूवल हो गया, उनको रिमूव कर दिया गया ताकि वो ऑपरेट हो सके मोर फ्रीली, ठीक है. जो कि प्रीवियसली आपको पता ही है कि कंपनीज को क्या एक लाइसेंस राज की नीड होती थी, परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती थी ऑपरेट होने के लिए, ठीक है. लेकिन आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म जो इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज हो गई, ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. मींस कि जो गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज थी, मतलब जो गवर्नमेंट जिन कंपनीज को खुद ओन करती थी, चाहे वो प्राइवेटाइज्ड हो, उनको सोल्ड कर दिया जाता था, प्राइवेट प्लेयर को कर दिया जाता है, जो कि इंक्लूड करता है कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन हो गया, एयरलेस हो गया, पावर हो गया, ठीक है. थर्ड रिफॉर्म की बात करते हैं, दैट इज डेरेगुलेशन. वही मैंने आपको पहले ही बताया कि रिलैक्सेशन होना रूल्स की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, है ना, रिटेलिंग हो गया, देन बैंकिंग हो गया, जिनका एम होता है कि अट्रैक्ट करना ग्लोबल कंपनीज को ताकि वो सेटअप करे ऑपरेशन इंडिया में और जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है. देन बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में. सो रिडक्शन होना कॉर्पोरेट टैक्सेस में या अदर टैरिफ्स में एनकरेज करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो मेनली जो न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है उससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई थी, ठीक है. लेकिन अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो वही आपको बता रहा हूँ कि जो देखो न्यू लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ऑल्दो इसने हमारे इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, इम्प्रूव किया है, बूस्ट किया है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, पॉलिटिकल लैंडस्केप वो एक्सपीरियंस करता है दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी. ओके, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में बात मरे तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ. न्यू लिबरलिज्म जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि
हमारी जीडीपी को इम्प्रूव किया है ना, और जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ हुई है ना, और राइज हुआ मिडिल क्लास का, और इंडिया जो है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया जब ये कॉन्सेप्ट आया न्यू लिबरलिज्म का। ठीक है, कुछ सेक्टर्स के साथ जैसे कि आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस बूमिंग के साथ। ओके, सेकंड है इंक्रीज इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से आल्सो इंक्रीज आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने शिफ्ट किया अपने फोकस को प्योरली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से मोर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस में। ठीक है, जो कि जिसने रिड्यूस किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, और जो कि कैरेक्टराइज्ड होती थी 1991 जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे पहले जो कैरेक्टराइज्ड होती थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। मींस की पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, देन थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अट्रैक्ट किया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब वो स्टेट्स जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया वो इकोनॉमिकली जल्दी ग्रो हो गई है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट थी इसने क्या कर दिया, एम्पावर्ड किया रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को और एनहांस किया जो इम्पोर्टेंस थी फेडरलिज्म की इंडियन डेमोक्रेसी में। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने आल्सो एनकरेज किया जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ थी, स्पेशली कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और ये जो आईटी रेवोल्यूशन था ना, इसने सिर्फ मतलब वेल्थ को क्रिएट ही नहीं किया था, सिर्फ वो इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, बट आल्सो मॉडर्नाइज्ड किया हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को, कैसे फैसिलिटेट करके कुछ डिजिटल गवर्नेंस को एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को, जिन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक सर्विसेज थी ना उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया, और जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है उसने एनहांस किया इंडिया के रोल को वर्ल्ड स्टेज पर, जिसने क्या किया, इम्प्रूव किया डिप्लोमेटिक टाइज को एंड डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशंस को। सो दैट वाज दिस टॉपिक। ये मतलब इस टॉपिक के बारे में था कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके। ठीक है, सो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहला है राइजिंग इनइक्वालिटी। तो देखो जो बेनिफिट्स थे ना न्यू लिबरलिज्म रिफॉर्म्स के, वही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए बट आल्सो जो है इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज थी वो वाइडन हुई, मीन्स की इंक्रीज हुई। जो मिडिल क्लास थी वो फ्लोरिश हुई है ना, लेकिन जो लार्ज पार्ट्स थे पॉपुलेशन के, पर्टिकुलरली जैसे फार्मर्स हो गए या वर्किंग क्लास हो गई, उनको इक्वली बेनिफिट नहीं मिली है। ठीक है, जिससे वजह क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटी थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, देन है इरोजन ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया स्पेंड करना पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, बड़े सारे लोग थे जो स्पेशली रूरल एंड पुअर एरियाज़ के जो लोग थे, उन्होंने मतलब इस चीज़ को मुश्किल फाउंड किया कि एक्सेस करना जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया ना, मेडिकल रिलीफ हो गया वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गई बिटवीन द गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का मतलब जो पीपल का ट्रस्ट था गवर्नमेंट में, वो उनका जो फेथ था वो लूज होने लगा। ठीक है, देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एंड ओपनिंग अप जब हमारी जो इकॉनमी थी वो प्राइवेटाइज्ड हुई, ठीक है, ओपन मार्केटिंग सिस्टम जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो लार्ज कॉर्पोरेशंस थे ना उन्होंने एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को गेन किया पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ये रेज करता है कुछ कंसर्न्स को अबाउट क्रॉनी कैपिटलिज्म के बारे में, जहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को एट द पब्लिक इंटरेस्ट की कॉस्ट पर। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सो जो न्यू लिबरलिज्म का एम था कि फोस्टर करना एक मेरिट बेस्ड सिस्टम को, लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है वो इंटेंसिफाइड हुई इससे। ठीक है, बाद रिफॉर्म्स के द्वारा, जिसने क्या किया, राइज कर दिया कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स का। ओके, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंगली कैटर्ड किया कुछ आइडेंटिटी ग्रुप्स के लिए, है ना, और मेंटेन करने के लिए अपनी इलेक्टोरल रेलिवेंस को। मींस की जो रिलीजन होती है उसके बेसिस पे क्या गेन करने लगे पॉलिटिकल सपोर्ट को। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट इज
प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो जो रिसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो हाईलाइट करती है जो क्लैश है बिटवीन मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स में और जो नीड्स हैं बहुत सारे पुअर या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो कंक्लूजन में आप देखेंगे तो जो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स जो है वो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड किया है, उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसको ट्रांसफॉर्म्ड किया है, स्ट्रेंथन किया है, इसको एक बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड बना के, ठीक है। लेकिन फिर भी दे हैव आल्सो लेड चैलेंजेस फॉर इंडियन, इन्होंने फिर भी, मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो पड़े लेकिन एज वेल एज जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर पड़े हैं इसके, ठीक है। तो वही है कि चैलेंजेस क्रिएट होते हैं इसकी वजह से, है ना, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन बैलेंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ को एक सोशल इक्वालिटी के साथ वो क्रिटिकल चैलेंज रहता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज न्यू लिबरलिज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।